अस्सलाम वालेकुम एसीसीए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा एसीसीए F3 चैप्टर 2 के नाम है इस चैप्टर का एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। इस चैप्टर को हमने कल स्टार्ट कर लिया था और लेक्चर 1 इसका हो गया था, जिसमें हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बैलेंस शीट के एलिमेंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रॉफिट और लॉस और डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये दो टॉपिक हमारे आज के, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर आज एंड हो जाएगा और इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और आप लोगों की अगर कुछ गलतियां हुई तो आप उन गलतियों को ओवरकम करें, उन पर काम करें और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को स्ट्रांग कर लें, ताकि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एक एक चैप्टर आपका क्लियर होता जाए साथ साथ। और हम साथ साथ एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों का चैप्टर क्लियर होता जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हमारे पास पहले है एलिमेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड कि प्रॉफिट और लॉस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनको पहले पढ़ते हैं हम। ठीक हो गया। ये प्रॉफिट और लॉस का ही फॉर्मेट था। हमने आपको बताया था कि इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है प्रॉफिट और लॉस की। ठीक हो गया। पहले इसमें आता है रेवेन्यू, फिर से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि जो गुड्स सोल्ड होगी उनकी कॉस्ट, यानी कि जो बेचा है उनसे जो रेवेन्यू कमाया है उनकी कॉस्ट क्या थी, उनकी बनने में कॉस्ट, उनको बेचने में कॉस्ट जो भी थी वो सब ये लेस होगी उसमें से। फिर हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम अदर इनकम इसमें ऐड करते हैं। जो हमारे पास अदर इनकम हिसाब में अगर हमने कोई और बिजनेस किया हुआ है जो उससे जो इनकम आती है उसको हम इसमें ऐड करते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस से पहले का प्रॉफिट। फिर इसमें से हम अदर एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, जैसे कि सैलरीज होगी, जैसे कि रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गए, और भी कोई बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको हम लेस करते हैं। देन इस फिर आ जाता है हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या आ जाता है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस? इस एक्सपेंस को जब हम प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सपेंसेस में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आता है हमारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट को। फाइनेंस कॉस्ट को हम लेस करते हैं, यानी कि हमने जो लोन लोन लिया है उस पर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट का पे करना लोन पर, उसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। इसके बाद हमारे पास आती है प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स आ गई, इसके बाद हम पे करेंगे लास्ट में टैक्स, और टैक्स पे करने के बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट। तो चलिए आप पढ़ते हैं इनमें कौन कौन सी चीजें हैं। पहली चीज इसमें ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है इस चीज इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एंड इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? हमारे पास प्रॉफिट है, किसका प्रॉफिट है? जो चीजें हमने बेची उसकी कॉस्ट को निकाल के, जो चीजें हमने बेची उसकी कॉस्ट, कॉस्ट कौन सी? जो उसको बनाया हमने, बनाने में जो कॉस्ट लगी है और सेल करने में जो कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट को लेस करके जो हमारे पास मुनाफा बचा है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया। एंड देन प्रॉफिट आता है। हमारे प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? हमारे पास प्रॉफिट की डेफिनेशन है दिस इज द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर ऑल अदर इनकम अर्न। जो भी हमने इनकम अर्न की है, अब इनकम कमाई है हमने साल में, दूसरी इनकम अपनी ट्रेडिंग के अलावा, अपने मेन बिजनेस के अलावा जो भी हमने इनकम कमाई है वो इसमें ऐड करेंगे। एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड पीरियड हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। और जो भी अदर एक्सपेंसेस हुए हैं उनको भी डिडक्ट करेंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस समराइजेस द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट शो करता है कि एलिमेंट कि कोई बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, फायदे में है, नुकसान में है, कैसे ग्रो कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, अपने बिजनेस को कैसे चला रहा है। ठीक है क्या? यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस की किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताती है कि बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बैलेंस है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है इनकम। अब इनकम क्या है? इनकम इज एन इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। जब भी आपके पास पैसा आएगा तो आपके पास क्या होगा? एसेट्स बढ़ेंगे, आपके आपके एसेट्स बढ़ेंगे और आपकी लाइबिलिटीज, आपके कर्जे कम होंगे। जब भी आपके पास इनकम आएगी, पैसा आएगा, ठीक हो गया, तो आपका क्या होगा? एसेट्स बढ़ेंगे और लाइबिलिटीज कम होंगी। दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी, जिसकी वजह से इक्विटी बढ़ेगी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। ये शेयर होल्डर यानी कि मालिक की कमाई, उसकी इक्विटी बढ़ेगी। ठीक हो गया। अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इक्विटी क्लेम्स। फिर आता है इक्विटी इनकम रिफ्लेक्ट ऑल सेल्स मेड टू कस्टमर्स इन द ईयर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव बीन पेड फॉर। इनकम किसको बोलते हैं? जो भी सेल्स हुई है हमारे पास, जो भी जितनी भी सेल्स होंगी है हमारे साल के अंदर जितनी भी सेल्स हुई है, चाहे वो कैश सेल है चाहे वो क्रेडिट सेल है, उनको हम क्या बोलेंगे? इनकम है। वो क्या हमारी इनकम है। चाहे हमें पैसा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, उसको क्या बोलेंगे? हम इनकम बोलेंगे।
कैश इनफ्लोज फ्रॉम शेयर होल्डर्स आर नॉट इनकम। जो भी शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनी में पैसा कौन लगाता है, शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं ना। सो अगर वो शेयर होल्डर पैसा देंगे तो वो हमारी इनकम नहीं है, वो क्या हमारी इनकम नहीं है। देन a sale is usually recognized as taking place when goods are dispatched to a customers। सेल कब होती है, जब आपने गुड्स दे दी, किसी कस्टमर को गुड्स डिस्पैच कर दी, वो गुड्स कस्टमर तक पहुंच गई हैं सही सलामत, तो वो आपकी सेल हो चुकी है, आप सेल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल मेड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट which have not been settled for cash at the reporting date are shown in the statement of financial position as the trade receivable। यानी कि जो हमने क्रेडिट सेल्स की है ना, क्या कौन सी क्रेडिट सेल्स जो भी हमने की हैं, वो क्या है हमारे पास है, क्रेडिट सेल्स हमारे पास कैश तो नहीं आई। अब हमने उसको कैसे सेटल करना है, हमने उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ ट्रेड रिसीवेबल्स लिख देना है। क्या लिखना है हमने, हमने उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसओएफपी में बैलेंस शीट में हमने उसको रिकॉर्ड करना है एज अ ट्रेड रिसीवेबल के, इससे हमने भी पैसा उधार लेना है ताकि पता चले, रिकॉर्ड रहे कि किसको किससे उधार लेना है, कितनी कैश सेल होगी, कितनी क्रेडिट सेल होगी। ठीक हो गया, ये था हमारे पास सेल्स का इनकम का सारा ये वाला। ठीक हो गया, अब आगे हमारे पास है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस आर डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटीज। जब भी आपके खर्चे होते हैं, जब भी आपके खर्चे होते हैं, आपके जेब में से पैसा जाता है तो आपका एसेट कम होता है और आपकी लायबिलिटीज, कभी कभार आपको एक्सपेंस पूरा करने के लिए अच्छा है वो क्या नाम है कर्जा लेना पड़ता है, तो वो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो एक्सपेंसेस क्या है, डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटीज दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी, जिसकी वजह से शेयर होल्डर की कमाई घट कम हो जाती है, कम हो जाती है, उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, अदर देन दोज रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन टू होल्डर ऑफ लिक्विडिटी क्लेम। फिर हमारे पास है एन एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इज डे टू डे कॉस्ट इनकर्ड इन ऑपरेटिंग द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगते हैं। क्या लगते हैं, डे टू डे, दिन ब दिन खर्चा, हर रोज का कोई ना कोई खर्चा होता है को बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक हो गया, पेमेंट्स टू शेयर होल्डर्स आर नॉट एक्सपेंस। हमने जो पेमेंट की है शेयर होल्डर्स को, यानी कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट में से शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था, उसका कोई ना कोई तो है ना कि वो कुछ ना कुछ वापस ले अपने पैसे पर। सो वो क्या लेते हैं, अपने पैसे पर वापस क्या लेते हैं, डिविडेंड वो वापस लेते हैं, डिविडेंड वापस लेते हैं। अब जो हम उनको डिविडेंड दे रहे हैं वो क्या हमारा एक्सपेंस नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, वो उनका हक है, ये एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होगा डिविडेंड। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, गुड्स, उन गुड्स की, उन चीजों की कॉस्ट है, उनको बनाने का खर्चा है जो उन पर बनाने में खर्चा किया गया है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड। इट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट कनेक्टेड विद द परचेज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। यानी कि इन इस कॉस्ट में वो तमाम खर्चे शामिल होते हैं जो इससे उस चीज के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि उसको बनाने का खर्चा, उसको परचेज करने का खर्चा, उसको डिलीवर करने का खर्चा, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा, ये सब कुछ उस कॉस्ट में शामिल होता है। फिर कॉस्ट आर इंकर्ड आर मैच विद रेवेन्यूज अर्न। ठीक हो गया, जो भी कॉस्ट इंकर्ड होगी उसको हमने रेवेन्यू अर्न के साथ मैच करना है, रेवेन्यू अर्न के साथ मैच करना है। जो हमने कमाया उसको उसी के साथ रिलेट करना है जिससे हमने कमाया, जो चीज़ है हमने कमाई है उसकी कमाई उसी से रिलेट करेंगे। ठीक हो गया, मतलब क्या है, अगर हमने किसी दुकान में क्या नाम है भाई, आज हमने चीनी को सेल किया, ठीक हो गया, चीनी सेल किया तो उसका हम रेवेन्यू चीनी के उसके बॉक्स में लिखेंगे, चीनी की बॉक्स में लिखेंगे, उसके उसमें एंट्री करेंगे। ठीक हो गया, अदर एक्सपेंसेस कैन इंक्लूड वेरियस कॉस्ट सच एज इलेक्ट्रिसिटी रेंट सैलरीज एंड इंडस्ट्री इंटरेस्ट पे। ठीक हो गया, और जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो नीचे जाके लेस होते हैं, जैसे हमने आपको ऊपर वो उसके फॉर्मेट में बताया था। ठीक हो गया, अब आ गया था हमारे पास एसेट एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस के। एसेट कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर क्या होता है और एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है। दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है कैपिटलाइज एक्सपेंस और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। अब पढ़ते हैं कि कैपिटलाइज कौन सा होता है और रेवेन्यू कौन सा होता है। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंसेस। व्हेन एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड अ डिसीजन मस्ट बी मेड वेदर इट अफेक्ट्स द। जब भी कोई आपका एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, ठीक हो गया, तो आपको पहले तो पता लगाना है कि खर्चा किसकी वजह से हुआ है, ये खर्चा कौन सा है, इसकी कौन सी टाइप है, ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है, तो आपको उसको उसी हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एसेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो एसेट एक्सपेंडिचर होते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं एसओएफपी में, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस में, पी एंड एल में वो रिकॉर्ड होते हैं। ठीक हो गया, ये बैलेंस शीट में और वो पी एंड एल में। अब
रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स क्या कहते हैं? डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एसेट एक्सपेंडिचर इज एसेंशियल इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में, इस दुनिया में एसेट एक्सपेंडिचर और दूसरे जो नॉर्मल एक्सपेंस हैं उनके दरमियान फर्क करना लाजमी है। क्यों लाजमी है? इस एग्जाम्पल से समझिए आप। इफ अ बिजनेस इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज एन एक्सपेंस एज एन एसेट एक्सपेंडिचर, अगर आपने कोई छोटा मोटा खर्चा किया, ठीक है, आपने कोई छोटा मोटा खर्चा किया, तो अगर आपने उस खर्चे को एक्सपेंस की बजाय, प्रॉफिट और लॉस की बजाय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बजाय आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख दिया, किसमें लिख दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख दिया, एसेट एक्सपेंडिचर में, इट वुड लीड टू एक्सपेंस बीइंग अंडरस्टेटेड। तो इससे ये होगा कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे प्रॉफिट और लॉस में। क्या? प्रॉफिट और लॉस में आपके एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड होंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। एक्सपेंस कम हुआ, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा? दिस वुड मीन द प्रॉफिट वुड नॉट फेयरली रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। आप प्रॉफिट क्या शो करता है? बिजनेस की परफॉर्मेंस का शो करता है कि बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका प्रॉफिट सही तरह रिकॉर्ड नहीं है, अगर आपके एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड हुए हैं, प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया, या प्रॉफिट ओवरस्टेट है और प्रॉफिट अंडरस्टेट है और आपके एक्सपेंसेस ओवरस्टेट हो गए, ठीक हो गया, आपने ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया तो प्रॉफिट आपका अंडरस्टेट हो गया। इस तरह बिजनेस की परफॉर्मेंस गलत रिकॉर्ड होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रूली फेयर एंड ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती, ठीक हो गया। जी है इसका, कि आपने किसी भी एक्सपेंस को उसके अपने क्लास में डिवाइड करना है, कि उसकी दो क्लासेस हैं, एक एसेट एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से एसेट एक्सपेंडिचर होते हैं और कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। एसेट एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर कोई भी आपने नॉन करंट एसेट लिया है, जो भी आपने नॉन करंट एसेट लिया है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट एक्सपेंडिचर, यानी कि बैलेंस शीट में, एस में, ठीक हो गया। एसेट एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड इन, कैसे इंकर्ड होते हैं? कोई प्रॉपर्टी ले लिया हमने, कोई इक्विपमेंट ले लिया लॉन्ग टर्म के लिए, बिजनेस बेनिफिट फॉर द यूज ऑफ द एसेट इन द करंट एंड फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड, ठीक हो गया। ऐसा कोई हमने इक्विपमेंट ले लिया, जैसे लैपटॉप ले लिया, जैसे हमने टेबल ले लिया, जैसे हमने चेयर्स ले लिए, ठीक हो गया, जैसे हमने एसी ले लिया, ये सब कुछ क्या है? ये लॉन्ग टर्म में यूज होने वाले एसेट्स हैं और इनको हम क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे, ठीक हो गया। और ये क्या है? एसेट एक्सपेंडिचर है। इंक्रीजिंग द रेवेन्यू earning capacity of an existing non-current assets by increasing its efficiency or useful life। और अगर इंक्रीजिंग द रेवेन्यू कैपेसिटी, अगर आप लोगों ने इन नॉन करंट एसेट्स को, कोई भी नॉन करंट एसेट है, ठीक है, अगर आप लोगों ने उनको एक्सटेंड कर दिया, अगर उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, यानी कि उससे आप ज्यादा फायदा ले रहे हो आप, या उसकी लाइफ बढ़ गई है, ठीक हो गया, उस पर कोई नया काम कराया हो तो उसकी लाइफ बढ़ गई है, ठीक है क्या, तब भी वो एक्सपेंस क्या होगा? वो एक्सपेंस जाएगा एसेट एक्सपेंडिचर में। ये आगे जैसे जैसे आप एग्जांपल्स करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोगों को ये समझ आएगा। आइटम्स ऑफ एसेट एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक हो गया, इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं आती। ये लैंड लैंड यानी कि अब बात हो रही है प्रॉफिट और लॉस की, बात आ रही है कि जो एसेट जो जाते हैं ना, जो भी एक्सपेंडिचर जाते हैं, क्या इसमें पी एंड बैलेंस शीट में, ठीक हो गया, बैलेंस शीट में जो भी एक्सपेंडिचर जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, अब ये एक्सपेंडिचर ये सीधा जाएंगे हर साल प्रॉफिट और लॉस में, हर साल ये प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होंगे एज अ डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब किसी चीज की, अगर कोई हमारे पास एक लैपटॉप है, वो है हमारे पास 20,000 का, वो है हमारे पास 20,000 का, अब उसकी लाइफ है 5 ईयर्स। कितनी लाइफ है उसकी? 5 ईयर। 5 ईयर लाइफ है उसकी एक लैपटॉप की, ठीक हो गया, हमने उसकी एस्टिमेट लाइफ की 5 ईयर, ठीक हो गया। इसका हर साल 4,000, यानी कि 20,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,000, और ये 4,000 हर साल पी एंड एल में रिकॉर्ड होगा, और अगले 5 साल तक ये पी एंड एल में रिकॉर्ड होता रहेगा 4,000, ठीक है, ठीक हो गया। ये 4,000 ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक साल में करके हर साल की पी एंड एल में 4,000 रिकॉर्ड होता रहेगा। आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और समझ आएगा डिटेल में, ठीक हो गया। ये लैंड के अलावा जितने भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी थोड़ी थोड़ी वैल्यूज करके इनको इनकी लाइफ पर डिवाइड करके इनकी जो वैल्यू आएगी वो पी एंड एल में रिकॉर्ड होगी, यानी कि अल्टीमेटली उसने जाना पी एंड एल में गया, ठीक हो गया, अल्टीमेटली उसने जाना पी एंड एल में ही है। बस ये होगा कि हमने इसको एक बार में नहीं रिकॉर्ड कर देना, हमने इसको हर साल के एक्सपेंस के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या है? एक्सपेंसेस कॉमनली कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर इंक्लूड इन द डेली रनिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक हो गया। जो डेली डेली एक्सपेंस होते हैं, डेली रोजाना रूटीन में जो एक्सपेंस होते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल बाइंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स व्हिच आर सोल्ड, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिपेयरिंग लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक हो गया।
ये सब क्या है, ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं जो वो नीचे जाके अदर एक्सपेंसेस में जाके होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक हो गया, लेस होते हैं। These costs are immediately charged to profit or loss and match with the accounting period's revenue, ठीक हो गया। और इन कास्ट को हमने प्रॉफिट और लॉस में उसी वक्त चार्ज कर लेना है, ठीक हो गया, ले जाना है। अब जैसा कि हमारे पास ये है कि हमारे पास बिजनेस कॉस्ट एलोकेशन फ्रेमवर्क है, ठीक हो गया। अब हमारे पास तीन तरह की कॉस्ट होती हैं, एक होता है ऑपरेशन आउटलेज, एक होता है प्रोडक्ट आउटलेज, एक्विजिशन, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तीन तरह के खर्चे होते हैं हमारे पास, एक्सपेंडिचर होते हैं, तीन तरह की कॉस्ट होती हैं। एक ऑपरेशन आउटलेज यानी कि ऑन गोइंग एक्सपेंडिचर, ऑन गोइंग एक्सपेंडिचर मतलब पावर होगी, लाइट होगी, क्लाउड सर्विसेज, ऑफिस क्लीनिंग, ये टीम की सैलरीज, ये क्या है, ऑन गोइंग है, और ये डे टू डे रनिंग कॉस्ट है। उसको हम करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या करेंगे ऐसा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको क्लासिफाई करेंगे, और इसको हम कहां पर लेके जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। किसमें लेके जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ओके, जो डे टू डे रनिंग कॉस्ट है उसको कहां पर लेके जाएंगे, छोटे मोटे खर्चे जो है उसको हम सीधा लेके जाएंगे P&L में। देन प्रोडक्ट एक्विजिशन, इन्वेंट्री को परचेज किया, इन्वेंट्री को परचेज किया है, उसको हमने बेचना है। स्टॉक फॉर रीसेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, रॉ फैब्रिक, बॉटल गुड्स, ये सब कुछ हमने बेचना है आगे, ठीक हो गया। सो गुड्स हेल्ड फॉर फ्रॉम सेलिंग, इनको बेचने के लिए हमने लिया है, तो क्लासिफाई एज इन्वेंट्री एसेट, इसको हम क्लासिफाई करेंगे, इसको बोलेंगे हम इन्वेंट्री एसेट। इसको क्या बोला हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसको क्या बोलेंगे, इन्वेंटरी एसेट। तो इन्वेंट्री एसेट को हम डेबिट करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और इसको हम करेंगे इन स्टॉक में, स्टॉक में यानी कि इन्वेंट्री साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जब इन्वेंट्री बिकेगी, वैसे तो इसको एसेट में लेके जाएंगे ना, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे इसको, बैलेंस शीट में। जब ये बिक जाएगी तो इसको प्रॉफिट और लॉस में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिख दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिख दिया जाएगा। ये जैसे जैसे आप आगे करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ आएगी, फिलहाल के लिए आप इतना बस समझ लीजिए जी, ठीक हो गया, इसका ओवरव्यू बस लीजिए। आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हैवी मशीनरी ली है, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई मैन्युफैक्चरिंग की है, कोई प्लांट लगाया हमने, कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस लिया है, कोई 5-10 साल का लाइसेंस ले लिया हमने सॉफ्टवेयर का, तो ये वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। सो बेनिफिट स्पेंस मल्टीपल फिस्कल ईयर्स, क्लासिफाई एज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट, कैपिटलाइज एंड डेबिट टू कैपिटल एसेट अकाउंट। ये कैपिटलाइज होगा और डेबिट होगा एसेट अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है दी ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट, दी ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। अब ये ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दी ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपॉन विच द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड। इसी पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इसी पर बेस करता है, इसकी बेस है ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बेस क्या है, ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बोलता क्या है, इसको पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव recorded twice in the accounting records and is the reason for the name double entry bookkeeping। इसने बोला है जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन का जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें, सेल करें, परचेज करें, कोई भी एक्सपेंस हो, लाइबिलिटी हो, कैपिटल हो, ड्राइंग्स हो, इनकम हो, कोई भी आपके पास ट्रांजैक्शन होगी, क्या आपने उसको 2 बार रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, उसको आपने 2 बार रिकॉर्ड करना है। 2 बार रिकॉर्ड कैसे करने हैं देखते हैं आगे जाके। When a transaction is recorded, the second effect is equal to, जब भी ट्रांजैक्शन होगी रिकॉर्ड, द सेकंड इफेक्ट, पहला इफेक्ट तो वही रहेगा, सेकंड इफेक्ट क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा बट अपोजिट होगा, यानी कि एक होगा प्लस तो दूसरा होगा माइनस, एक होगा प्लस तो दूसरा क्या होगा, माइनस में होगा। सो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं आगे। द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कितने एलिमेंट्स हैं, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम और एक्सपेंसेस, 5 हैं, ठीक है क्या, कितने हैं, 5 हैं ये। These elements relate to one another and their relation is expressed in the accounting equation। क्या है, देखिए सर, कैपिटल, कैपिटल आर नेट एसेट, कैपिटल आर नेट एसेट इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अब बैलेंस शीट में आप देखिए हमारे पास क्या होता था, पहले हमारे कॉलम में आता था नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर हमारे पास आती थी करंट एसेट्स, नहीं नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट्स, हमारे पास फिर आ जाता था टोटल एसेट्स, कितने आ जाते थे हमारे पास, टोटल एसेट। उसके बाद हमारे पास आता था कैपिटल का कॉलम, क्या आ जाता था, कैपिटल का कॉलम। उसके बाद आती थी नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज, और फिर हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज आ गई हमारे पास।
टोटल लाइबिलिटीज के बाद हमारे पास आ जाती है टोटल कैपिटल एंड टोटल लाइबिलिटीज, टोटल कैपिटल एंड टोटल लाइबिलिटीज। अब हमने फार्मूला निकालना है कैपिटल का, क्या निकालना है, कैपिटल का फार्मूला निकालना है। सो कैपिटल, कैपिटल को बोलते हैं, कैपिटल भी बोलते हैं और नेट एसेट भी बोलते हैं, कैपिटल भी बोलते हैं और नेट एसेट भी बोलते हैं। सो कैपिटल और नेट एसेट का फार्मूला क्या होता है कि तमाम एसेट में से, तमाम एसेट्स में से, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो 15 और 19,000, यानी कि करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज को जब आप टोटल एसेट्स में से माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है हमारे पास कैपिटल, कैपिटल या फिर नेट एसेट। ठीक हो गया, कैपिटल या फिर नेट एसेट। जब भी आप एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, कैपिटल आता है या फिर नेट एसेट आता है। At any point in time when transactions have been recorded correctly, the accounting equation will always balance. The accounting equation can be manipulated, encompass every type of element of financial statements. सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन यही है कि एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल और नेट एसेट। ठीक हो गया, वो आगे हमने पढ़ लिया। ठीक हो गया, अब देखते हैं इसमें कैपिटल क्या है। कैपिटल इज आल्सो नोन एज द नेट एसेट बिलोंग्स टू द ओनर। ये किससे बिलोंग करता है, कैपिटल किसका होता है, ओनर का होता है। किसका होता है, ओनर का होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ द ओनर invested minus amount minus it is the amount of the owner invested minus any amounts that owner have taken out of the business plus the profit made the business। कैपिटल किसको बोलते हैं, जो भी ओनर की मलकियत है, जो भी ओनर की मलकियत है। अब कैपिटल के लिए एसेट माइनस लायबिलिटी तो काट लिया, लेकिन कैपिटल का एक और होता है। कैपिटल को निकालने के लिए एक और फार्मूला है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल। ओनर का कैपिटल हर साल चेंज होता रहता है। एक तो ओनर ने शुरू में पैसा लगा दिया, लेकिन उसका हर साल कैपिटल चेंज होगा। अब बताना है कि हर साल उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना रह गया है। तो क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला ये है, नॉर्मल कैपिटल का तो वही फार्मूला है। ठीक हो गया, नॉर्मल कैपिटल निकालने के लिए जो भी कैपिटल उसका है वो उसका फार्मूला बैलेंस शीट में से निकालने के लिए वही है। लेकिन ये कौन सा है, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। कौन सा, क्लोजिंग कैपिटल। साल के एंड पर इसका ओनर का कैपिटल, उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, उसका पैसा कितना है हमारे पास। सो उसका होगा टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस, जितना भी उसने पैसा लगाया पहले, माइनस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स बोलते हैं एसेट ने अपने जाती खर्च के लिए बिजनेस में से कोई पैसा निकाला। एसेट्स बिजनेस ओनर ने अपने जाती खर्च के लिए अपने उसमें से प्रॉफिट में से अपने बिजनेस में से पैसा निकाला, तो उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। सो कैपिटल इंट्रोड्यूस में से ड्रॉइंग्स को माइनस करेंगे और जो उसका बिजनेस में प्रॉफिट आया उसको ऐड करेंगे। तो हमारे पास उस साल में उसका जो प्रॉफिट आया उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। So closing capital is the capital at the end of the accounting year. At the end of the accounting year, total capital introduced is the capital at the start of the accounting year plus any additional capital invested during the year. कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या है, जितना भी उसने शुरू में, साल के शुरू में इन्वेस्ट किया है प्लस जो भी उसने साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट किया है, तो वो सब क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस में आ जाता है। और ड्राइंग्स क्या होंगी, ड्राइंग्स होंगी कैपिटल्स, ड्राइंग्स आर टेकन एंड प्रॉफिट और लॉसेस आर अचीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स लेना, बिजनेस में पैसा अपने जाती खर्च के लिए लेना। The formula below shows the expenditure accounting equation once the above elements are included। हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल किसके इक्वल होता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज को, एसेट माइनस लायबिलिटीज। फिर हमने पढ़ा क्लोजिंग कैपिटल, क्या पढ़ा, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या था, टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस, प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। तो ये क्या है हमारे पास है, ये इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक हो गया, कैपिटल की। ठीक हो गया, अब अकाउंटिंग इक्वेशन है डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है, लास्ट a transaction recorded using double entry bookkeeping will always cause the accounting equation to balance। This is due to dual impact of the double entry where each transaction is recorded using a debit and credit। डबल एंट्री क्या है, इसमें दो एंट्रीज होती हैं। दो एंट्रीज होती हैं कौन कौन सी, डेबिट और क्रेडिट। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसकी दो रिकॉर्डिंग, दो एंट्रीज होंगी, एक होगी डेबिट और दूसरी होगी क्रेडिट। The effect of a debit or credit entry on the balance on the account, whether it decrease or decrease, depends on the category of the account। अब हमने ये पता लगाना है कि डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, और डेबिट इंक्रीज कब होगा, डेबिट डिक्रीज कब होगा, और क्रेडिट इंक्रीज कब होगा, और क्रेडिट डिक्रीज कब होगा। ये अकाउंट पर डिपेंड करेगा। तो आप ये अकाउंट्स पढ़ते हैं इनके, आपने ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। ठीक हो गया, एसेट प्लस ड्राइंग्स प्लस एक्सपेंस, एसेट ड्राइंग और एक्सपेंस, ADE, एसेट्स ड्राइंग एक्सपेंस। ठीक हो गया, दूसरी साइड पर कैपिटल लायबिलिटीज इनकम, कैपिटल लायबिलिटीज इनकम, ये तीन एक साइड पर।
एसेट, ड्राइंग्स और एक्सपेंस ये एक साइड पर, ADE और CLI ये एक साइड पर, ADE और इज इक्वल टू CLI, कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम। ठीक हो गया। अब होता ये है कि होता ये है ये होता है डेबिट बैलेंस, ये होता है डेबिट बैलेंस और ये होता है क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। जब भी कोई हम एसेट्स लेंगे, ड्राइंग्स लेंगे, एक्सपेंस लेंगे, तो ये डेबिट साइड से इंक्रीज कर जाएगा, डेबिट साइड से इंक्रीज कर जाएगा। जब भी ये हम लेंगे तो ये डेबिट साइड से इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह जब भी कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम लेंगे हम, इंक्रीज होंगे। ठीक हो गया। तो ये क्रेडिट साइड से इंक्रीज कर देगा। ओके। सो एसेट, ड्राइंग और क्या एक्सपेंसेस क्या है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट इन एंट्री इन एनी ऑफ दीज अकाउंट्स विल इंक्रीज द डेबिट बैलेंस इन दैट अकाउंट एंड अ क्रेडिट एंट्री विल रिड्यूस द बैलेंस। ठीक हो गया। जब कम होंगे, जब कम होंगे, जब ज्यादा होंगे तो डेबिट, ज्यादा होंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। ये कम होंगे तो क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे और ये कम होंगे तो डेबिट साइड पे चलेंगे जाएंगे। ओके। आगे जब ये इक्वेशन करेंगे तो आपको उस वक्त समझ आएगा, इस वक्त ये बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो जब इक्वेशन करेंगे हम, उनको क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको बिल्कुल ये डिटेल में समझ आ जाएगा। Whereas capital, liabilities and income normally have credit balance, a credit entry in any of these accounting accounts will increase the balance in that account and a debit entry will reduce the balance। ये देखिए आप, ये आप एक दफा चार्ट देख लीजिए, हो सकता है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाए। ये चार्ट देखिए, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, फिर इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग्स आ गए। ठीक हो गया। पहले एसेट की बात करते हैं। एसेट, एसेट में हमारे पास आ जाता है कैश आ गया, रिसीवेबल्स आ गए, इन्वेंटरी आ गई, इक्विपमेंट आ गए। ये सब चीजें किसमें आती हैं? एसेट्स में आती हैं। अब बात ये है, जब भी आपने एसेट लेना है, जब भी आपने एसेट लेना है, तो इसकी एंट्री होगी डेबिट। क्या होगी? डेबिट एसेट। क्या हो जाएगा? डेबिट एसेट। और जब भी आपने एसेट बेच दिया, एसेट गया आपके बिजनेस से, तो वो हो जाएगा डिक्रीज एन एसेट, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड पर। इसी तरह आगे बात है लाइबिलिटी की, लोन, अकाउंट पेबल, लोन्स और मोर्टगेज। जो भी अपने लोन्स लिए हैं, पेबल्स हैं आपके, अपने अपने सप्लायर के पैसे देने हैं, तो ये किस में आएंगे? लाइबिलिटीज में। अगर तो लाइबिलिटी में इंक्रीज आया, आपने लाइबिलिटी ली है, तो वो आपका बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पे। लेकिन लाइबिलिटी आपने खत्म कर दी है, दे दी है, तो वो आपका डेबिट हो जाएगी। कैपिटल है, कैपिटल में आ जाता है ओनर्स इन्वेस्टमेंट, रिटेन अर्निंग। इंक्रीज कैपिटल, क्रेडिट, डिक्रीज कैपिटल, डेबिट। इनकम है, वो डिक्रीज होगी तो इनकम डेबिट, और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। एक्सपेंस है, वो इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इसी तरह ड्राइंग्स है, वो इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट। ओनर विड्रॉ कैश है फॉर पर्सनल यूज, रेंट, सैलरीज, यूटिलिटी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब क्या है? एक्सपेंसेस है। तो ये था चार्ट आप लोगों का। आज का हमारा ये चैप्टर 2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस। ठीक हो गया। वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोगों को ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत हमने पढ़ लिया इसको सही तरह। ठीक हो गया। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में लाजमी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।